कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सिनर्स को मारने के बाद जो उन लोगों की जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, उन लोगों की जितनी भी जगह थी वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। एंड उनकी खाली टेरिटरीज को देख के बाकी के जो फोर्सेस थे वो उनके ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। वही जो मोरुशा होता है वो आके लू फेंग को बताता है, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे इन लोगों का हाथ है, तो ये सारी टेरिटरी इन लोगों के पास जानी चाहिए। एंड फाइनली लू फेंग मान जाता है कि वो इन टेरिटरीज के लिए फाइट करेगा। अब आगे लू फेंग कहता है इन टेरिटरी को ऑक्युपाई करने के साथ साथ मुझे सभी लोगों के सामने आना पड़ेगा। एंड जब मेरी आइडेंटिटी पूरी तरीके से पब्लिक हो जाएगी तो इस तरीके से मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा टू एशियन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए। थॉट जो लू फेंग था उसने डी युआन को मारा था, बट उसके बाद भी जो लू फेंग है वो स्टिल यांगफे एशियन नेशन के साथ आराम से डील कर सकता है, यानी कि ट्रेड कर सकता है, इवन उसके दूसरे वाले आइडेंटिटी के अंदर भी, क्योंकि जो यांगफे एशियन नेशन है वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। एंड साथ ही साथ वो लोग भी इस चीज को काफी अच्छे तरीके से जानते थे कि जो एम्परर युआन है वो काफी बड़ा वाला पापी था। अभी तक युआन ने ये चीज सभी लोगों से छुपाई थी कि उसने कोई पपेट रखा है जो कि टॉप 10 सिनर्स के अंदर आता है। तो डेफिनेटली यांगफे एशियन नेशन इस चीज के लिए लू फेंग से नाराज तो हो सकती है, लेकिन वो लू फेंग से सारे के सारे संबंध नहीं तोड़ सकती। पुरुषा लू फेंग से कहता है तो मास्टर अभी हम लोग इनकी टेरिटरीज को किस तरीके से सीज करने वाले हैं। लू फेंग कहता है मोरुशा इस बार तुम्हें इन सारे के सारे 729 चॉटिक स्टेट्स को कॉन्कर करना है। चीज सुनने के बाद जो मोरुशा होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर ये क्या कह रहा है। मोरुशा कहता है मास्टर क्या सही में ये सारे काम मुझे अकेले करने हैं? लू फेंग कहता है हाँ, क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो एंड मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें ये काम खुद से करना है। एंड इसी के साथ तुम अपनी पीक स्ट्रेंथ को भी दर्शा सकते हो अपने रिलम बीस्ट वाले, यानी कि अभी तक जो लू फेंग था, लू फेंग के कहने के ऊपर ही जो मोरुशा था वो पूरी तरीके से सप्रेस था, वो अपनी असली ताकत को कभी भी बाहर नहीं दिखाता था। लेकिन अभी लू फेंग ने खुद उसको अपनी ताकत दिखाने का एक मौका दे दिया था। एंड ये चीज सुनते ही जो मोरुशा का पूरा खून होता है वो एकदम से उबलने लग जाता है। आखिर वो इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। जब से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था उसने कभी भी खुल के फाइट नहीं की थी। खुल के फाइट किया उसने कभी भी फाइट की ही नहीं थी। जो उसने फाइट की भी थी वो भी फाइट के लाने के लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मोरुशा था वो ओवर एक्साइटेड उठा। लू फेंग उसे याद दिलाते हुए कहता है मोरुशा लेकिन तुम्हें एक चीज याद रहनी चाहिए, तुम्हें अब तक इस चीज की समझ तो हो ही चुकी होगी कि तुम्हें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या करना है एंड क्या नहीं करना। लू फेंग था वो भले ही मोरुशा को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो मोरुशा की हिडन इंस्टिंक्ट्स को नहीं जगाना चाहता था, यानी कि वो मोरुशा के थ्रू पूरी के पूरे इस सोर्स वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करवाना चाहता था। मोरुशा कहता है डोंट वरी मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप बुराई से सख्त नफरत करते हो एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। इसी के साथ लू फेंग उसे ऑर्डर दे देता है। भले ही अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो मोरुशा है वो लू फेंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग मोरुशा को तभी टक्कर दे सकता है जब वो अपनी स्टार टावर का इस्तेमाल करे एंड अपनी बाकी के अंडरस्टैंडिंग्स का, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो लू फेंग है वो कॉम्प्रहेंशन के साथ इस लेवल के ऊपर पहुंचा है। डेफिनेटली जो लू फेंग का रिलम है वो काफी ज्यादा डीप है, लेकिन अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मोरुशा लू फेंग से काफी ज्यादा आ गया है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को रात का समय देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो मोरुशा होता है वो आसमान के अंदर उड़ रहा होता है। एंड इस वक्त उसकी नजर पूरे के पूरे 729 चॉ स्टेट्स के ऊपर होती है एंड वो स्माइल कर रहा होता है एंड कहता है मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से ये सारी की सारी चीजें सह रहा था। फाइनली 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 मुझे मास्टर ने परमिशन दे दी। मैं सभी लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है एंड मैं हर उस बंदे को मार सकता हूँ जिसने भी कोई भी पाप किया हो। एट द एंड जो मास्टर है वो बुराई से सख्त नफरत करता है। इसी के साथ जब मोरुशा इस वास्ट कॉन्टिनेंट को देख रहा था तो उसे चारों तरफ खाना ही खाना नजर आ रहा था। अगले सेकंड के अंदर जो मोरुशा था उसने काफी सारे टारगेट्स को लॉकडाउन कर लिया था, यानी कि कुल मिला के जितने भी गॉड किंग लेवल के बींग्स थे 729 चॉ स्टेट के अंदर, मोरुशा ने एक ही बारी के अंदर उन सभी लोगों को टारगेट लॉक कर लिया था। देखा जाए तो ये एक नॉर्मल मेथड है अल्टीमेट रिलम का। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक थर्ड क्लास का किंगडम देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है विंड वुल्फ किंगडम। ये थंडर एशियन किंगडम एंड वेंजिंग किंगडम के बीचों बीच आता था। इस टेरिटरी को डीमन मोनार्क के द्वारा रूल किया जाता था, लेकिन इस वक्त इसके अंदर काफी ज्यादा कोहरा मचा हुआ था। वो कहता है आई होप कि ये सारी चीज़ें मुझे इफेक्ट ना करे। एंड उसके हाथों के अंदर हम लोगों को एक क्रिस्टल बॉल देखने के लिए मिलता है। हमें पता चलता है इस क्रिस्टल बॉल के अंदर कम से कम बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स है, जिसे वो स्वॉलो कर लेता है। देखा जाए तो ये जो विंड वुल्फ किंग है ये थंडर एशियन किंगडम का एक गेस्ट ऑफिशियल है, ये हुनयान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, क्योंकि इसे लगता था कि ये थंडर एशियन किंगडम से है। एंड साथ ही साथ इसका एक दोस्त जो कि एक मोनार्क है, इन सब चीजों के कारण उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सडनली एक इनविजिबल फोर्स तुरंत उसे पूरी तरीके से एनवेलप कर देता है। तो विंड वुल्फ किंग होता है वो अपने आसपास देखता है, वो अपने आप को एक अंधेरी दुनिया के अंदर देखता है। वो जस्ट कुछ बोलने वाला होता है, अगली सेकंड के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी होती है वो मेल्ट हो जाती है, इवन उसकी सोल भी मेल्ट हो जाती है। वो उस डार्कनेस के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। मुझे कहता है ये विंड वुल्फ गॉड किंग
ये तो काफी ज्यादा कमजोर था। इवन टॉट ये हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, उसके बाद मोरुशा अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ देखने लग जाता है कि इस टारगेट को ऑलरेडी मोरुशा कंज्यूम भी कर चुका था। एक के बाद एक जो मोरुशा होता है वो काफी सारे लोगों को मार देता है। इवन ब्लैक ईगल एंसेस्टर भी मोरुशा के द्वारा मार दिया जाता है। और ये सारी चीजें जानने के बाद जो ब्लैक ईगल एंसेस्टर होते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को मोरुशा ने डिवोर किया था वो एक्चुअली ब्लैक ईगल एंसेस्टर का एक क्लोन था। जो ब्लैक ईगल एंसेस्टर थे, इनके जितने भी क्लोन थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे ऑलरेडी। बस इनका एक क्लोन था जो कि थंडर एशियन किंगडम के अंदर था, वो इस वक्त सेफ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक इस तरीके से कैसे डिवोर कर लिया गया। वो तो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, और अगर कोई उसे इस तरीके से डिवोर करेगा तो वो पॉइजन से मर नहीं जाएगा। आखिर ये है कौन जो कि इस तरीके से लोगों को डिवोर कर रहा है? ब्लैक ईगल एंसेस्टर इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन के अंदर था, क्योंकि पहले जिन कॉन्टिनेंट के अंदर ब्लैक रॉब वाला पर्सन आया जो कि अपनी मेंटल विल अटैक की मदद से किसी भी पर्सन को खत्म कर देता था, एंड अभी ये कोई और आ गया है जो कि अपनी कर्स की मदद से किसी को भी डिवोर कर ले रहा है। इस बंदे के जितने भी अवतार थे वो सारे मारे जा चुके थे, बस एक अवतार बचा था जो कि थंडर एशियन किंगडम के अंदर था। तो मोरुशा होता है वो लगभग उन 9 के 9 ग्रेट सिनर्स को मार देता है। बस ब्लैक ईगल एंसेस्टर लास्ट में बच जाता है। जितने भी बाकी के 8 गॉड किंग्स थे, चाहे उनके पास किसी भी तरीके की लाइफ सेविंग एबिलिटीज क्यों ना हो, लेकिन उनमें से कोई भी एक पीक बाउंड्री बीस्ट के अटैक से नहीं बच पाता। इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पूरी तरीके से हड़कंप सा मच गया था, किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। लगभग 2 सेकंड लेवल के गॉड किंग एंड 6 फर्स्ट लेवल के गॉड किंग, ये सारे के सारे एक साथ मारे गए। उन्होंने रिकॉग्निट करने का भी मौका नहीं मिला। तो देखा जाए तो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ फ्यू हंड्रेड गॉड किंग्स ही है, एंड ऐसे में अचानक से इतने सारे गॉड किंग मर रहे हैं, तो इसलिए पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो माहौल था वो काफी ज्यादा टेंस सा हो गया था। मोरुशा ऑलरेडी काफी सारे गॉड किंग्स को डिवोर कर चुका था, जिसके बाद मोरुशा एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है चलो देखते हैं कि अगला कौन मिलता है। इसी के साथ जो मोरुशा होता है वो अपनी बॉडी को कुल मिला के 23 अवतार्स के अंदर डिवाइड कर देता है। जो 23 के 23 अवतार्स होते हैं ये अलग अलग जगहों के ऊपर जाने लग जाते हैं, अलग अलग किंगडम के अंदर। सबसे पहले यूनलान किंगडम देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो यूनलान गॉड किंग था वो काफी ज्यादा इस वक्त डरा हुआ था कि उसके नेबरिंग कंट्री के जितने भी गॉड किंग्स थे वो सारे के सारे मारे जा रहे थे। सडनली इसका पूरा का पूरा जो किंगडम होता है वो डार्कनेस के अंदर एनवेलप हो जाता है, एंड उसके सामने एक बूढ़ा सा फिगर अपीयर होता है जो और कोई नहीं मोरुशा ही था। डार्कनेस ऑरा के अंदर जो यूनलान गॉड किंग था वो फील कर पा रहा था कि उसकी मौत उसके कितने ज्यादा करीब है। इस वक्त यूनलान गॉड किंग को ऐसा फील हो रहा था कि ये मोस्ट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है जो कि उसने आज तक देखा है। यूनलान होता है वो तुरंत मोरुशा को ग्रीट करता है एंड अपना सर नीचे झुका लेता है। तो मोरुशा होता है वो इस पर्सन की तरफ देखता है एंड कहता है जो मेरा मास्टर है वो 729 चॉटिक स्टेट्स के ऊपर रूल करना चाहता है, जिसके अंदर नेचुरली तुम्हारा यूनलान किंगडम भी इंक्लूडेड है। तुमने जो भी पाप किए है वो थोड़े बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ जिंदा रहने का। ये सारी चीजें सुनने के बाद जो यूनलान गॉड किंग था वो समझ चुका था जो बाकी के 8 गॉड किंग्स मारे गए उन्होंने जरूर बहुत ज्यादा ही इन्होंने पाप किए होंगे। उनके कंपैरिजन के अंदर इसके जो पाप है वो थोड़े से कम है, एंड इसलिए इसको जिंदा रहने का मौका मिल रहा है। मोरुशा इसकी तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हारे पास कुल मिला के 2 ऑप्शन है। पहला तो तुम मेरे मास्टर के सामने अपना सर झुका लो, दूसरा तुम अपने किंगडम को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। यूनलान होता है वो मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि आखिर आपके मास्टर कौन है, आप किसे सर्व करते हो? जो यूनलान था वो एक्चुअल में एक लड़की थी जो फील कर रही थी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सही में किसी काफी ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन की एंट्री हुई है। जो सामने वाला पर्सन था यही इसे ऑलरेडी काफी ज्यादा टेरिफिक लग रहा था, एंड जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में इस पर्सन का भी कोई मास्टर है यानी कि एक सर्वेंट है, तो ये चीज जानने के बाद ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है जिसका इतना ज्यादा पावरफुल सर्वेंट है। मोरुशा कहता है कुछ टाइम पहले ही मेरे मास्टर ने एम्परर युआन को मारा था। ये चीज सुनते ही जो यूनलान गॉड किंग होती है वो तुरंत अपने घुटनों के ऊपर आ जाती है एंड वो लू फेंग को सर्व करने के लिए मान जाती है। ये पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस नहीं आया जिसने यांगफा एंशिएंट नेशन से पंगा लिया हो एंड डायरेक्टली उसके एम्परर को मार दिया हो। इससे भी ज्यादा जरूरी बात की जो यांगफा एशियन किंगडम है वो इस बंदे का चाह के भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। वही मोरुशा स्माइल करता है एंड कहता है तुमने बहुत सही डिसीजन लिया। इसी तरीके की जो सिमिलर बातचीत होती है वो बाकी के 22 चौ स्टेट के अंदर भी होती है, जहाँ पे लू फेंग ने अपने अवतार्स भेजे थे। काफी सारे गॉड किंग लू फेंग को सर्व करने के लिए मान गए थे, लेकिन बाकी के जो गॉड किंग से जो नहीं माने थे उन्होंने अपने चौ स्टेट को छोड़ दिया। एंड इसी के साथ जो मोरुशा था उसका दबदबा पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैलने लग गया था। ये जो ब्लैक रॉब वाला गोल्डन मास्क वाला पर्सन है ये 729 चौ स्टेट को रूल करना चाहता है। इसके साथ इसका ये जो सर्वेंट रहता था बुढ़ा सा जो कभी भी अपनी पावर्स को शो नहीं करता था, एक्चुअल में ये अल्टीमेट रिलम के ऊपर है। जो न्यूज थी ये पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। इवन ये 2 एशियन कंट्रीज को भी पता चल गई थी।
क्योंकि ये जो 729 चॉ स्टेट्स थे, इन सारी टेरिटरी को मिला के ये इतनी बड़ी टेरिटरी बनाती थी जो कि इन दो एशियन कंट्रीज को राइवल कर सकती थी। लेकिन स्टिल उसके बाद भी ये जो दो एशियन कंट्रीज है ये इन सब चीज़ों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। एंड इसी के साथ जो मोरूशा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से इन 729 चॉ स्टेट को धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई करते जा रहा था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जो मोरूशा होता है वो कुल मिला के 9 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को लू फैंग के पास लेके जा रहा था। जो 9 गॉड किंग्स थे ये काफ़ी इस तरीके से जानते थे कि लू फैंग को फॉलो करना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्केबल हो सकता है, लेकिन इसी के साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी थी क्योंकि ये जो बंदा था ये इस वक्त एक राइजिंग स्टार बन चुका था। जो दो एशियन किंगडम से वो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रहे थे। एंड अभी कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था। लेकिन ये जो ब्लैक रॉक वाला पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही टाइम के बाद ये लोग एक पैलेस के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक सिल्वर रॉ वाला पर्सन देखने के लिए मिलता है। इस सिल्वर रॉ वाले पर्सन को देख के सारे के सारे जो गॉड किंग्स थे ये काफी ज्यादा शॉक थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन। लेकिन अगले ही सेकंड जो मोरूशा होता है वो सामने वाले पर्सन को ग्रीट करता है एंड इस तरीके से मोरूशा को झुकते हुए देख वो 9 के 9 गॉड किंग जो होता है वो भी झुक जाता है। अभी लू फैंग पीछे मुड़ता है, उसने अपने फेस के ऊपर एक गोल्डन कलर का मास्क पहना था एंड उसके रॉब्स पूरी तरीके से सिल्वर कलर के थे। लू फैंग कहता है जैसे कि तुम सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं इस 729 चॉ स्टेट्स को रूल करना चाहता हूँ एंड इन 729 चॉ स्टेट्स को मिला के एक डिवाइन किंगडम बनेगा एंड इस किंगडम का नाम होगा गैलेक्सी। इसे गैलेक्सी डिवाइन किंगडम बोला जाएगा। गैलेक्सी किंगडम का नाम सुनते ही ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो लू फैंग की वाहवाही करने लग जाते हैं एंड कहते हैं हमारे आका आज से ये जो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम होगा ये अब से उन दो एशियन किंगडम से कंधा मिला के चलेगा, इवन उससे भी ज्यादा आगे निकल लेगा क्योंकि जो दो एशियन किंगडम्स है वो अभी अपने डिक्लाइन स्टेट के अंदर है, लेकिन जो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम है वो अपनी राइजिंग स्टेट के अंदर है। तो डेफिनेटली हमारे आका भविष्य के अंदर जाके पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेंगे। अपने इस किंगडम को नाम देना ये बस लू फैंग का पहला कदम था। आगे जाके जो लू फैंग था वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट रिवील करने वाला था। इसी के साथ लू फैंग के एक थॉट के साथ ही जो स्टार टावर होता है वो उसकी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाता है एंड उसकी पावर की मदद से वो इस वास्ट रेंज को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है। भले ये जो 729 चॉ स्टेट्स की जो रेंज थी, मतलब इसका जो ओवरऑल डायमीटर था, इसकी जो ओवरऑल टेरिटरी थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, बट उसके बाद भी जैसे तैसे करके स्टार टावर की मदद से लू फैंग सारे टेरिटरीज को अपने डोमेन के अंदर लगभग खींच ही लेता है। वैसे भी जो लू फैंग का स्टार टावर है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आराम से इस पूरे के पूरे गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को कवर कर सकता है। इसी सेकंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो 729 चॉटिक स्टेट थे उनके आसमान के अंदर हम लोग को एक फेंट कलर का ब्लड कलर रिवर देखने के लिए मिलता है। उसी ब्लड कलर रिवर डोमेन के अंदर से एक आवाज आती है, आज से ये पूरी की पूरी 729 टेरिटरीज मिलके गैलेक्सी डिवाइन किंगडम बनाएगी। एंड इसी के साथ जितने भी एशियंट बीइंग, जितने भी बाकी के लोग थे इन 729 एशियंट किंगडम्स के अंदर, उन सभी लोगों को एक चीज पता चल जाती है कि एक नई फोर्स इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बर्थ हुई है जो डेफिनेटली उन दो एशियंट किंगडम्स के लेवल की होगी। एशियन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यांगफे एशियन नेशन के अंदर ही एक जगह दिखाई जाती है। यहाँ पे एक यंग मैन था और ये जो यंग मैन था ये और कोई नहीं, ये एम्परर युआन था। ये कहता है इस ब्लैक रॉ वाले पर्सन ने इसने मुझे मार दिया, उसके बाद भी यांगफे एशियन नेशन ने इसका कुछ भी नहीं उखाड़ा। और अभी दिन ब दिन ये जो ब्लैक रॉक वाला पर्सन है ये और ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहा है। इवन थॉट इसने वो सारी की सारी टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई कर लिया जिसके थ्रू इसने अपना खुद का एक माइटी डिवाइन किंगडम स्टेबलाइज किया है जो उन दो एशियन किंगडम्स को कंधे से कंधा देके खड़ा हो सकता है। अभी मैं देखना चाहूंगा कि ये जो दो एशियन किंगडम्स है ये अभी भी इस बंदे को टॉलरेट करेंगे या नहीं। एक्चुअल में जो एम्परर युआन था वो वापस से रिकॉग्नाइज तो हो गया था, लेकिन ये वापस से रॉयल फैमिली के अंदर नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इनफ क्रेडिट नहीं है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए वापस से एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म के अंदर। साथ ही साथ अगर अभी इस वक्त वो यांगफे एशियन नेशन के अंदर लौटता है तो रॉयल फैमिली के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस बंदे से काफी ज्यादा जलते थे। डेफिनेटली वो इसकी न्यूज लीक कर सकता है एंड एक बार उस ब्लैक रॉ वाले पर्सन को इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वो डेफिनेटली एम्परर युआन को मारने के लिए जरूर आएगा। तो इस वक्त ये बंदा बस डार्कनेस के अंदर अपने आप को पावरफुल बनाने के बारे में सोच रहा था, जितना ज्यादा हो सके उल्टा ज्यादा ये कल्टीवेशन कर रहा था, मेहनत कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच सके क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी थी यानी कि रियल आइडेंटिटी उसके अंदर ये सेकंड लेवल के पीक के ऊपर था। तो डेफिनेटली अभी इसे कल्टीवेशन करने के लिए पहले के गुना अभी ज्यादा आसानी होगी। भले ही ये अपनी बॉडी को खो चुका हो लेकिन अभी भी इसके पास अपनी वो सारी की सारी मेमोरीज है की मदद से आराम से अपने आप को कल्टीवेट कर सकता है। गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर देखा जाए तो जो एम्परर युआन है वो पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल था। लू फैंग को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती एम्परर युआन को मारने के लिए, लेकिन जो लू फैंग है वो एम्परर युआन को बस एक झटके में इसलिए मार पाया क्योंकि उसने स्टार टावर की मदद ली थी। जो स्टार टावर है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर तो बिल्कुल भी नहीं है। एम्परर युआन मन ही मन सोचता है कि अगर किसी तरीके से मैं और ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रहेंड कर पाया तो शायद से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँ।
इसी के साथ वो गायब हो जाते हैं अपनी जगह से। वही हम लोग को गैलेक्सी डिवाइन किंगडम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो लू फैंग था वो एक बहुत बड़े से 9 फ्लोर के पवेलियन के ऊपर बैठा हुआ था। उस ऊंची से 9 फ्लोर की इमारत के ऊपर बैठ के आराम से लू फैंग दारू पी रहा था। एक डिवाइन किंगडम फॉर्म करना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना एंड उसे बढ़ाना ये उतना ही ज्यादा मुश्किल था। लू फैंग काफी तरीके से जानता था कि जो 2 एशियन किंगडम में डेफिनेटली उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले, पर जो लू फैंग था वो भी पूरी तरीके से तैयार था। वो हंसते हुए कहता है मुझसे रहा नहीं जा रहा कि जो 2 एशियन कंट्री के एंसेस्टर्स है कब मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। जो लू फैंग था वो उन लोगों के साथ फाइट करके अपने लिमिटेशंस को जानना चाहता था अपनी टेक्निक के, क्योंकि आफ्टर ऑल लू फैंग ने अभी तक पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक भी बार अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के फाइट नहीं की है। एंड रही बात स्टार टावर की, तो वो उसको जितना ज्यादा जानता था उतना ही ज्यादा उसकी मिस्ट्रीज और ज्यादा बढ़ रही थी। लू फैंग को घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका स्टार टावर उसे किसी भी सिचुएशन से बचा सकता है, क्योंकि इवन 8 एम्परर्स साथ में मिलकर भी लू फैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे। लू फैंग को लगता था कि इवन अगर एम्परर्स एंड मोनार्क्स यानी कि ठंडे एशियन किंगडम के भी सारे के सारे मोनार्क्स एक साथ आ गए उसके बाद भी कुछ भी नहीं उखड़ने वाला। अगर कोई लू फैंग को सही में टक्कर दे सकता है तो वो बस एम्परर क्विंग, ईस्ट पोलर डोमेन के एंसेस्टर एंड वो 2 एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर है। लू फैंग काफी तरीके से जानता था कि 2 एशियन कंट्री के एंसेस्टर जो है वो कभी भी लू फैंग से फाइट करने के लिए तो नहीं आने वाले, क्योंकि वो इस सोर्स वर्ल्ड के बाहर है। यही बात एम्परर क्विंग की एंड ईस्ट पोल डोमेन एंसेस्टर की, वो डेफिनेटली लू फैंग के पास आ सकते हैं। इन्हीं के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। लू फैंग इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी जो मुरुशा होता है वो तुरंत लू फैंग के साइड में अपीयर होता है एंड वो लू फैंग से कहता है मास्टर हमारे किंगडम के अंदर कोई गेस्ट आया है। लू फैंग कहता है हाँ मैंने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया। तुरंत लू फैंग को अपने सामने एक मिडिल एज का पर्सन देखने के लिए मिलता है एंड ये बंदा और कोई नहीं स्पेस टाइम लोनली बोर्ड का मास्टर था। ये आता है एंड लू फैंग की तारीफ करता है एंड कहता है आपके जो मेथड्स है वो इंडीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वैसे तो उसने सोवेरिजन कहा था, लेकिन मैं किंग बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सोवेरिजन वर्ड है ये बोलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो पर्सन था ये काफी अच्छी तरीके से जानता था कि जो लू फैंग है उसने पूरी तरीके से कंप्लीट पाथ ऑफ लाइफ को कॉम्प्रहेंड करके रखा है एंड इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। स्टार टावर के अंदर लू फैंग के बॉडी के अंदर की जो मिस्ट्रीज थी वो एक लेवल और ऊपर चली जाती थी। इवन थॉट लू फैंग ने अभी तक स्टार टावर को पूरी तरीके से समझा भी नहीं था। लू फैंग कहता है टाइम एंड स्पेस मास्टर मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा पहले से सुन के रखा है। एक्चुअली गाइस ये बंदा अभी तक ये नहीं जानता कि लू फैंग ये ब्लैक रॉब वाला पर्सन है, यानी कि लू फैंग की लो है। एंड जब वो लू फैंग के अंदर थोड़ा सा झांक के देखता है तो उसे उसके अंदर से काफी ज्यादा इम्यून एनर्जी देखने के लिए मिलती है। उसे फील होता है कि अगर लू फैंग ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज कर दी तो पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कैटास्ट्रॉफी आ सकती है। वो लू फैंग की तारीफ करते हुए कहता है गैलेक्सी किंग आपने ज़रूर पाथ ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है, इवन आप गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुके हो। बट गाइस बस हम ही लोगों को पता है कि जो लू फैंग है वो अभी भी सेकंड लेवल के ऊपर ही है। वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के थ्रेशोल्ड को टच कर पा रहा है बस इसलिए क्योंकि वो स्टार टावर को कल्टीवेट करता है। वन मोर थिंग, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के अंदर कंफ्यूजन थी कि जो यांग एशियन नेशंस के जो एम्परर्स या फिर जो थंडर एशियन किंगडम के मोनार्क्स है वो अल्टीमेट रिलम के ऊपर है या नहीं है। आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करते हुए मैं एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर जो एम्परर्स है वो सारे के सारे सेकंड लेवल के ऊपर है या फिर सेकंड लेवल के पीक लेवल के ऊपर है, लेकिन जस्ट जो टॉप के एम्परर्स है जैसे कि एम्परर क्वीन वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुके हैं, यानी कि एक तरीके से अल्टीमेट लेवल की पीक के ऊपर है वो। लेकिन ज़्यादातर जो मोनार्क्स है वो सारे के सारे सेकंड लेवल के ऊपर है। भाई जो स्पेस टाइम लोनली बोर्ड का एंसेस्टर होता है वो लू फैंग से कहता है कि आप पाथ ऑफ लाइफ को कल्टीवेट करते हो तो आप पूरी तरीके से इनविंसिबल हो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। बिकॉज ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को पता होगा हर कोई बस एक लिमिट के अंदर ही पावर को एक्सर्ट कर सकता है एंड यही रीजन है कि जो एलियन रेसेस है बस 14 रिलम तक की स्ट्रेंथ को ही एक्सर्ट कर सकता है। कुल मिला के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी पावर का इस्तेमाल क्यों ना हो जाए वो पावर लू फैंग को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए काफी नहीं है। अगर लू फैंग को मारना है तो किसी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर से बंदे को बुलाना पड़ेगा एंड वो बंदा भी लू फैंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं मार सकता, क्योंकि उसे अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लू फैंग को मारना है तो उसे सबसे पहले लू फैंग को उठा के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेके जाना होगा, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो सुप्रीम लूज है वो लू फैंग को प्रोटेक्ट करेंगी। इसके बाद ये जो बंदा होता है क्योंकि ये लू फैंग को नहीं जानता था तो ये गैलेक्सी किंग से इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो किसी नए बंदे से बात कर रहा हो। वो कहता है गैलेक्सी किंग जैसे कि आपको पता होगा कि जो 3 एलियन रेसेस है उन्हें क्या चीज चाहिए। लू फैंग कहता है हाँ मुझे पता है, तो मैं जनरली वो 4 टाइप्स के ट्रेजर्स चाहिए जिसके अंदर मेनली स्पेशल लाइफ रिमेंट्स एंड सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि युआन के द्वारा छोड़ी गई है। इस सुनने के बाद वो बंदा स्माइल करता है एंड कहता है जहाँ तक कि मुझे आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा है, आपकी स्ट्रेंथ के साथ आपके पास काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है कि आप इन सारे ट्रेजर्स को सीज कर सके एंड इन ट्रेजर्स को सीज करने के बाद डेफिनेटली आप इन सारे ट्रेजर्स को हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं आपके ट्रेजर्स का अच्छा सा अच्छा दाम दिलाने की कोशिश करूंगा। सुनते ही जो लू फैंग होता है वो तुरंत अपने हाथों को वेव कर लेता है
जैसे ही वो अपने हाथों को वेव करता है उसके सामने कुछ ट्रेजर्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो ट्रेजर्स थे गाइज ये थे एम्परर युआन के, जिसके अंदर कुछ ग्लव्स थे, बूट्स थे, आर्मर था, बीट था, क्लॉक था और एक एबेस था। जो स्पेस टाइम डीमन लॉर्ड होता है वो इन सारे ट्रेजर्स की तरफ देखता है। इसके अंदर से वो 2 ट्रेजर्स को सिलेक्ट आउट कर लेता है, जो कि आर्मर और वो एक बीट था, क्योंकि इसे छोड़ के बाकी के जो ट्रेजर्स थे वो इस बंदे के किसी भी काम के नहीं थे। वो कहता है अच्छा तो ये वो सारे के सारे डिवाइन एम्परर ट्रेजर्स है क्योंकि एम्परर युआन ने पहले से प्रिपेयर करके रखे थे ताकि जब वो इस कॉन्टिनेंट के बाहर जाए तो वो इनका इस्तेमाल कर सके। तो लू फेंग सुनता है कि डिवाइन एम्परर ट्रेजर्स, तो ये थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि लू फेंग को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। ये सारी चीजें सुनने के बाद ये बंदा समझ चुका था कि लू फेंग अभी तक इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं गया एंड उसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस चीज को सुनने के बाद लू फेंग भी हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है एंड कहता है कि मुझे काफी हद तक कम नॉलेज है बाहर की दुनिया के बारे में। इसके बाद ये जो बंदा होता है ये भाषण देना शुरू करता है कि अल्टीमेट लेवल या फिर गॉड किंग लेवल, जहाँ पे तुम गॉड किंग लेवल को सरपास कर जाते हो, ये एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर तुम एक बहुत ज्यादा ह्यूज क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजरते हो कि जब तुम अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे गॉड किंग लेवल के, जहाँ पे तुम ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुके होंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। क्या उसके आगे बढ़ने के लिए कोई भी गाइडेंस नहीं है। आपको अंधेरे के अंदर तीर चलाने पड़ेंगे, आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे एंड आपके तुक्के गलत भी हो सकते हैं एंड सही भी। एंड इवन थॉट अगर आपके तुक्के गलत भी निकले तो उसके भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत तुक्के मार के भी आपका हमेशा भला ही होगा। फिर डार्कनेस के अंदर हमेशा ऐसे डेंजर छुपे हुए रहते हैं जो आपको किसी भी वक्त एलिमिनेट कर सकते हैं। सो कुल मिला के ये सारा का सारा लक वाला खेल हो जाता है। यहाँ तक लू फेंग जानता था कि जो गॉड किंग लेवल के 3 स्टेजेस है उसके अंदर एक तरीके की गाइडेंस है, मतलब एक तरीके से कोई बंदा बता सकता है कि इन सारे पाथ्स के ऊपर आप कैसे चल सकते हो। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल के ऊपर कैसे जाओगे, सेकंड से थर्ड के ऊपर कैसे जाओगे, लेकिन थर्ड पार्ट के ऊपर पहुंचने के बाद थर्ड से आगे आप और कैसे जाओगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये पाथ आपको खुद को डिस्कवर करना पड़ता है। स्पेस टाइम लोनली बोर्ड के एंसेस्टर कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी पावरफुल बींग्स होते हैं जो कि गॉड किंग लेवल के ऊपर होता है, जो कि डार्कनेस के अंदर वंडर कर रहे होते हैं, यानी कि घूम रहे होते हैं, सारे के सारे बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर से आते हैं। इन सारे के सारे बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर काफी सारी अलग अलग स्कूल्स है, काफी सारी अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ से काफी सारे पावरफुल क्रीचर्स बॉर्न होते हैं एंड आते हैं एंड इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुछ लोग उन्हें डिवाइन मोनार्क रिलम के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें एंसेस्ट्रल विच रिलम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें डाउ लॉर्ड रिलम के नाम से भी कहते हैं। इनके अंदर से जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़्यादातर 99% के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर ब्लड लाइन कल्टिवेशन को ही फॉलो करते हैं, इसलिए जनरली इसे डिवाइन एम्परर रिलम कहा जाता है। यानी कि गॉड किंग रिलम के बाद आता है डिवाइन एम्परर रिलम। एंड जो डिवाइन एम्परर रिलम है वो भी कुल मिला के 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जैसे कि अर्ली डिवाइन एम्परर रिलम, मिडल डिवाइन एम्परर रिलम, लेट डिवाइन एम्परर रिलम और कंप्लीट डिवाइन एम्परर रिलम। बाकी के और 2 नाम मैंने आप लोगों को बताए थे, क्योंकि कुछ नहीं वो सेम ही चीज है, बस अलग अलग नामों से जानी जाती है। उनके अंदर भी 4 स्टेप है, लेकिन ये सारी की सारी सेम ही चीज है। जब आप इन 4 स्टेजेस को क्रॉस कर लेते हो डिवाइन एम्परर रिलम के, उसके बाद आप पहुंचते हो हुनियान रिलम के ऊपर। एक होता है हाफ हुनियान रिलम यानी कि सेमी हुनियान रिलम, और दूसरा होता है हुनियान रिलम। जो सेमी हुनियान रिलम है वो लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सेमी हुनियान रिलम यानी कि हाफ हुनियान रिलम के लिमिट्स को ब्रेक करके आप कंप्लीट हुनियान बीइंग बन जाते हो, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एन एग्जाम्पल के तौर पे आप युआन को ले सकते हो। जो युआन है वो एक तरीके का एक कंप्लीट हुनियान बीइंग है। लू फेंग ये सारी चीजें जानता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि गॉड किंग लेवल के बाद उसको और 4 लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे डिवाइन एम्परर रिलम के, उसके बाद सेमी हुनियान रिलम एंड उसके बाद जाके वो हुनियान बीइंग बन पाएगा। लेकिन इस वक्त तो वो अल्टीमेट लेवल के ऊपर भी नहीं पहुंचा है, वो बस सेकंड लेवल का गॉड किंग है। स्पेस टाइम लोनली बोर्ड का एंसेस्टर कहता है कि ये जो तुमने मुझे वेपन्स दिए हैं, इन वेपन्स को भी इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि ये जो 5 ट्रेजर्स है ये सारे के सारे अर्ली डिवाइन एम्परर रिलम के है, यानी कि डिवाइन एम्परर रिलम के फर्स्ट लेवल के है। ये काफी ज्यादा सूटेबल है गॉड किंग्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जो क्रिएचर्स बाहर के हैं उन लोगों के लिए ये सारे के सारे जो वेपन्स है वो किसी भी काम के नहीं है ज्यादा। लेकिन स्टिल जो स्पेस टाइम लोनली बोर्ड का एंसेस्टर होता है वो कहता है क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्रेड है तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा इन ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के लिए। इसके बाद वो उन ट्रेजर्स की तरफ देखता है और उन ट्रेजर्स के अंदर से बस 2 चीजें लेता है, जो कि एक आर्मर होता है एंड एक बीड होता है। लू फेंग समझ चुका था कि ये बाकी की जो जितनी भी चीजें है ये सारी की सारी किसी भी काम की नहीं है। इसके अंदर से जो सबसे ज्यादा रेयर चीज थी वो था वो आर्मर और दूसरा वो बीड। एंड ये जो स्पेस टाइम लोनली बोर्ड डीमन था इसने उन्हीं 2 मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स को चूज किया था। लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा। एक बार जब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट छोड़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो भी चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर वो चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। डेफिनेटली जो भी चीज मैं तुमसे ले रहा हूँ इससे तो कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल
वैल्यूएबल है। जो लू फैंग होता है वो इस ट्रेड के लिए मान जाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद जो लू फैंग का ट्रेजर होता है वो भी उसके पास डिलीवर हो जाता है। एंड गाइस ये जो ट्रेजर होता है ये लेट स्टेज के ऊपर होता है डिवाइन एम्परर इलम के, एंड जो लू फैंग ने इस बंदे को दिया था वो अर्ली स्टेज के ऊपर था डिवाइन एम्परर इलम के। तो आप गैप को फील कर सकते हो कि कितना ज्यादा बड़ा गैप है इसके अंदर। डेफिनेटली जो लू फैंग को ये जो भी ट्रेजर मिला ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ये ट्रेजर डिलीवर करने के लिए भी स्पेशली टाइम एंड स्पेस ओल्ड डीमन खुद आया था, मतलब उसका एक दूसरा अवतार आया था। उसका वो जो दूसरा अवतार होता है वो एक ब्लू वाटर ड्रॉपलेट लू फैंग को डिलीवर करता है। जो ब्लू वाटर ड्रॉपलेट होता है ये ग्रेजुअली एक फ्लाइंग बोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता था। स्पेस टाइम डीमन कहता है कि ये जो ट्रेजर है ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा जब तुम इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ोगे। जो चीज है इसके थ्रू तुम बाहर की दुनिया के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। इवन थॉट ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा काफी हद तक, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। लू फैंग उस ब्लू ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट को ले लेता है एंड जैसे वो अपने पाम के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व करता है तो लू फैंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसी उसकी जो विल होती है वो इस चीज के अंदर पेनिट्रेट की थी, इसके अंदर उसे एक दूसरी दुनिया देखने के लिए मिल सकती थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो चीज थी ये लू फैंग को कुछ स्टार टावर जैसी ही लग रही थी। एंड इवन थॉट इस चीज को भी लू फैंग पूरी तरीके से इस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसके बस एक छोटे से हिस्से को लू फैंग कंट्रोल कर सकता था। लेकिन क्योंकि इसका सारा का सारा जो कंट्रोल था वो डीमन लॉर्ड ने लू फैंग को दे दिया था, इसलिए लू फैंग अभी इस पूरे के पूरे ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता था एंड वो इस चीज का मास्टर था। लेकिन जिस तरीके से वो स्टार टावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता उसी तरीके से वो इस ट्रेजर को भी पूरी तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकता। बट स्टिल एट द एंड लू फैंग समझ जाता है कि जो ट्रेजर है ये स्टार टावर से इंफीरियर है। इस वक्त जो लू फैंग है वो बस इस ट्रेजर का एक छोटा सा हिस्सा ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेजर का अपने आप में इतना ज्यादा वेट था ना, यानी कि ये जो बोट थी इस बोट का इतना ज्यादा वजन था जितना लू फैंग के पूरे लाइफ फॉर्म का वेट नहीं है। तो काफी ज्यादा हैवीनेस फील हो रही थी इस चीज के अंदर, इसलिए जो लू फैंग था वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे आधा इंच भी खिसका नहीं पाता। इसके अंदर देखने से ऐसा लगता था जैसे कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक एंटायर सोर्स वर्ल्ड हो। इस ट्रेजर की मदद से जो लू फैंग था वो अपने एक सिंगल थॉट के साथ ओरिजिन कॉन्टिनेंट के किसी भी कोने के ऊपर पहुंच सकता था। डेफिनेटली अगर ये ट्रेजर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर ट्रैवल करने के काम आता है तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तो ये मक्खन की तरह चलेगा। लेकिन लू फैंग इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकता था क्योंकि सोर्स वर्ल्ड यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सुप्रीम लॉज है। ये जो सुप्रीम लॉज है ये पावर्स को लिमिट करता है एंड अगर मे बी लू फैंग इस जगह के अंदर इस ट्रेजर का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसको इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पे जो ट्रेजर है ये लू फैंग के लिए एक लाइफ सेविंग ट्रेजर बन सकता है। यानी कि जिस तरीके से लू फैंग स्टार टावर को अटैकिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है एंड डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करता है, सोल अटैक के लिए भी इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से इस ट्रेजर का भी वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। लू फैंग स्पेस टाइम डीमन लॉर्ड से पूछता है क्या सच्ची में बाहरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा डेंजरस है। बंदा हंसते हुए कहता है जो भी लोग इस सोर्स वर्ल्ड को छोड़ पाता है वो ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बींग्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि सोर्स वर्ल्ड को छोड़ने वाले काफी ज्यादा कम ही ऐसे लोग होते हैं। मेजोरिटी जो भी लोग बाहर की दुनिया में रहते हैं वो सारे के सारे मिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर से आते हैं, यानी कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करते। ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करने वाले काफी ज्यादा कम ही लोग हैं। इन लोगों के जो मेथड्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स होता है वो आराम से इन लोगों के जाल के अंदर फंस सकते हैं एंड मारे जा सकते हैं। बट चाहे कुछ भी हो जाए एट द एंड ये सारे के सारे जितने भी क्रिएचर है जो कि बिलियंस ऑफ रेसेस से आते हैं यानी कि बिलियंस ऑफ वर्ल्ड से आते हैं, सारे के सारे पैदाइशी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अल्टीमेट लेवल के ऊपर बॉर्न होते हैं। इसलिए ये सारे के सारे एट द एंड हम सारे कल्टिवेटर्स के दुश्मन है। हम सारे कल्टिवेटर्स हमेशा एक साइड के ऊपर होते हैं एंड ये सारे के सारे क्रिएचर दूसरे साइड के ऊपर। ये हुनियान बींग्स होता है क्योंकि ये केज के आउटसाइड बॉर्न होता है। ज्यादातर इन सभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा कम इंटेलिजेंस होती है, बट स्टिल उनका जो ब्लड लाइन पावर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अगर ज्यादातर हुनियान क्रिएचर्स की बात की जाए तो वो बस डिवाइन एम्परर इलम के होते हैं एंड इसलिए ये हमारे लिए इतने ज्यादा वर्दी अपोनेंट नहीं है। हम आराम से कल्टीवेशन करके इन लोगों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर हुनियान बींग्स की बात की जाए तो इवन उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने गलती से उन्हें देख भी लिया तो तुम मारे जाओगे। इवन थॉट अगर तुम्हारा कोई अवतार इस सोर्स वर्ल्ड के अंदर हो एंड तुम्हारा दूसरा अवतार बाहर की तरफ घूम रहा हो उसे कोई हुनियान बीइंग मिल जाता है, इवन थॉट तुम ना मरो लेकिन तुम्हारा ये जो दूसरा अवतार होगा जो कि तुम्हारे सोर्स वर्ल्ड के अंदर होगा यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर होगा वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। जो सोर्स वर्ल्ड के बाहर था उसका तो जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब लू फैंग इन सब चीज़ों के बारे में सुनता है तो उसे और ज़्यादा आश्चर्य होता है कि इस तरीके से इवन उसका होम वर्ल्ड के अंदर जो अवतार है वो भी मारा जा सकता है। इवन जो हाईएस्ट रूल्स है वो भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ सुनते ही वो बंदा हंसने लग जाता है एंड कहता है तुमने क्या कहा हाईएस्ट रूल्स, तुम्हारा मतलब है ओरिजिन कॉन्टिनेंट। वो कहता है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है कि किसी भी चीज़ को हाईएस्ट नहीं कहा जा सकता। हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ होता है एंड ये तुम्हारे जो सो कॉल्ड हाईएस्ट रूल्स है
है, जो कि सुप्रीम रूल्स है, वो इवन खुद की सेफ्टी नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी सेफ्टी किस तरीके से करेंगे। जो हुनियान बींग्स होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी भी सोर्स वर्ल्ड को भी आराम से डिवॉर कर सकता है। तो जो तुम्हारा सोर्स वर्ल्ड है वो खुद को नहीं बचा सकता तो वो तुम्हें कैसे बचाएगा। स्पेस टाइम डीमन लॉर्ड कहता है कि नेचुरली जितने भी हुनियान बीन होता है जो कि केज के बाहर बॉर्न होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो हम कल्टीवेटर्स को आराम से सरपास करते हैं। इवन जो एल्डर युआन है एंड बाकी के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो लोग भी इन हुनियान बींग्स को काफी ज्यादा मुश्किल से रजिस्ट कर पा रहे हैं। ओवरऑल एट द एंड हम सब डिसएडवांटेज के अंदर है। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, मेरे नॉलेज के हिसाब से काफी सारे ऐसे सोर्स वर्ल्ड है जो कि ऑलरेडी डिवॉर कर लिए गए उन हुनियान बींग्स के द्वारा। जब लू फेंग इन सब चीजों के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा शॉक था कि इवन सोर्स वर्ल्ड्स को भी डिवॉर किया जा सकता है, जिनके अंदर के जो सुप्रीम रूल्स होता है वो हाईएस्ट गवर्निंग रूल्स होते हैं। इसके बाद स्पेस टाइम डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जो युआन है उसने इतने सारे ट्रेजर्स ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर क्यों छोड़े हुए हैं, इतने सारे ट्रेजर्स प्लेसेस क्यों क्रिएट किए। क्योंकि एक तरीके से जितना भी एंटायर कल्टीवेशन फैक्शन है वो पूरी तरीके से एक डिसएडवांटेज के अंदर है, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है हुनियान बीइंग रेसेस से डील करने के लिए। अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं तो मैं खुद जब मैंने एक दिन एक कोलोसल बीइंग को देखा था, यानी कि एक हुनियान बीइंग को, मेरे सोल्स वर्ल्ड के अंदर जितने भी मेरे साथी कल्टीवेटर्स थे ज्यादातर उनके अंदर से सबके सब मारे गए एंड सोर्स वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिवॉर कर लिया गया। मैंने जैसे ही उस बीइंग को देखा मैंने तुरंत अपने आप को मार के अपने आप को रिकरेट कर लिया। सोर्स वर्ल्ड के अंदर से बस कुछ ही बीइंग सर्वाइव कर पाए। ये चीज सुनने के बाद लू फेंग थोड़ा सा स्टन रह गया था। लू फेंग को फील हो रहा था कि अभी सही में वो कितना ही ज्यादा कमजोर है। कुछ टाइम पहले तक लू फेंग काफी ज्यादा हवा में जरूर उड़ रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर शायद ही कोई उसका कुछ उखाड़ सके। तभी लू फेंग को धीरे धीरे करके रियलिटी पता चल रही थी कि आखिर वो कितना ही ज्यादा पानी के अंदर है। जो स्पेस टाइम डीमन एंसेस्टर था ये लू फेंग को इस सारी चीजों के बारे में इसलिए बता रहा था क्योंकि वो लू फेंग को एक फेलो ट्रेवलर मानता था। एंड ये भी कल्टीवेटर था, लू फेंग भी कल्टीवेटर था। भले ये लोग अलग सोर्स वर्ल्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन एट द एंड ये कल्टीवेटर है। एंड हुनियान बीइंग क्रिएचर्स वो सारी क्रिएचर्स होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर से आते हैं, क्योंकि किसी भी सोर्स वर्ल्ड के बाहर पैदा होते हैं। इसके बाद थोड़ा और ज्ञान जोड़ने के बाद ये जो बंदा होता है ये यहाँ से चला जाता है। एंड इसके जाने के बाद और 2 एलियन रेसेस के लोग भी लू फेंग के पास आते हैं। जब बाकी के 2 एलियन रेसेस के लोग लू फेंग के पास मिलने के लिए आते हैं तो लू फेंग उन लोगों को बचे हुए ट्रेजर्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी इन सारे ट्रेजर्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फाइनली सभी लोगों से मिलने के बाद जो लू फेंग होता है वो अपने आप से कहता है कि वो अभी अल्टीमेट स्टेट के ऊपर भी नहीं है, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, सोर्स वर्ल्ड भी उसे नहीं बचा सकता। बाहर की दुनिया सही में काफी ज्यादा अलग है, बाहर की दुनिया के अंदर काफी ज्यादा डेंजर्स है। लू फेंग की जितनी भी एरोगेंस थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। लू फेंग को एक चीज अच्छी लग रही थी कि उसने पाथ ऑफ लाइट को कल्टीवेट किया, इसके कारण उसके जो जिंदा रहने की चांसेस है वो ज्यादा है किसी भी सेम लेवल वाले पर्सन से। साथ ही साथ उसके पास स्टडी करने के लिए स्टार टावर भी है, के कारण इवन फ्यूचर के अंदर अगर वो ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता या फिर कुछ भी गेन नहीं कर सकता तो वहाँ पे भी स्टार टावर को कॉम्प्रेहेंड कर सकता है। इसी बीच में हम लोगों को एम्परर गुजू भी देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग के पास आते हैं। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो ये लू फेंग के सामने अपना आत्मा समर्पण करने के लिए आए थे, यानी कि लू फेंग के गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को ज्वाइन करना चाहते थे। एम्परर गुजू आप लोगों को पता होगा कौन है, ये रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर भी है बंदा। लू फेंग इस बंदे को काफी अच्छी तरीके से जानता है और एक तरीके से ये लोग दोस्त है आपस में। इस बंदे को ये नहीं पता कि लू फेंग ही लू है, कि ब्लैक रॉक वाला पर्सन ही लू है। कुल मिला के लू फेंग के पास आता है, अपना दुखड़ा रोता है कि किस तरीके से इसके फैमिली को एंड इसके लोगों को यांग फेंग नेशन के द्वारा मार दिया गया। एंड ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाया। इवन टॉट उसने उन सारे एम्परर्स के साथ फाइट की थी, लेकिन जब इतने सारे एम्परर्स इसे एक साथ फाइट करने के लिए आ जाए तो डेफिनेटली इसके लिए अपनी जान ही बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मिला के इस बंदे की काफी ज्यादा बुरी वाली दुश्मनी थी यांग फेंग नेशन के अंदर। यांग फेंग नेशन के अंदर भी पर्टिकुलरली एम्परर यान, एम्परर जी और एम्परर वू, ये 3 ऐसे एम्परर्स थे जिससे तो ये मतलब इन लोगों को मार ही देना चाहता था, लेकिन इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। जो लू फेंग था उसने एम्परर यान को मार दिया था। इस बंदे को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि ये बंदा थंडर नेशन किंगडम को नहीं ज्वाइन कर सकता था। फाइनली अभी इसे एक वर्दी अपोनेंट मिला था, यानी कि एक वर्दी फोर्स मिला था जो कि इन 2 एशियन किंगडम्स को टक्कर दे सके, इसलिए वो लू फेंग के इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। लू फेंग से साफ साफ कह देता है कि अगर तू नॉर्मली मेरे फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तब तो ठीक है, मैं बुराई से सख्त नफरत करता हूँ। एंड एम्परर युआन को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरा इंसान था। मैं तुम्हें भी एक ही चीज बोलूंगा, इस जगह को ज्वाइन करने के बाद तुम कभी भी अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैटर्स को बीच में मत आने देना। उन बाकी के 2 एम्परर्स को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए फ्यूचर के अंदर तुम जो भी कदम उठाओगे काफी ज्यादा सोच समझ के उठाना। इसी के साथ लू फेंग इसे अपने गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर ले लेता है। गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एम्परर गुजू है सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए तो ये लू फेंग से काफी अच्छी खासी फाइट लड़ सकता है अगर ये चाहे तो। काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ये लू फेंग से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन के अंदर नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर टॉप पावरफुल लोन कल्टीवेटर्स की बात की जाए तो उसके अंदर एम्परर गुजू का
का भी नाम आता है एंड ये भी अभी लू फैंग की डिवाइन किंगडम को ज्वाइन कर चुका है, यानी कि लू फैंग धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ये सारी चीजें इमेजिन करने के साथ जो लू फैंग होता है वो मनी मन एक हरामियों वाली स्माइल हंस रहा होता है। पता नहीं जब एम्परर गुजू को पता चलेगा कि वही लू फैंग है यानी कि वही लू है तो उनका क्या ही रिएक्शन होगा। कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है। इसी के साथ हम लोगों को यूटियान गॉड किंग भी देखने के लिए मिलता है, आई मीन मिलती है। एंड इसका भी आप लोगों ने देखा होगा रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर। ये एक फीमेल गॉड किंग थी एंड ये अपने साथ एक और पर्सन को लेके आई थी जो कि इसका पार्टनर था। अभी तक इसने अपने इस पार्टनर को छुपा के रखा था कि इसे डर लगता था कि कोई भी आके इनके ऊपर हमला कर सकता है। इसकी भी कुछ दुश्मनी है थंडर एशियन किंगडम और यांग फै एशियन नेशन के साथ, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा कोपचे के अंदर ही रहा करती थी। लेकिन आज जब ये गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को ज्वाइन करने के लिए आई है तो फाइनली अपने इस पार्टनर को रिवील कर सकती है एंड इसके साथ खुशी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकती है। क्योंकि इसे लू फैंग के इस गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर इतना भरोसा जो था उन दो एशियन किंगडम्स को आराम से टक्कर दे सकता है, तब से वो अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हम लोग को यांग फै एशियन किंगडम देखने के लिए मिलता है क्वीन कैपिटल के अंदर। जो एम्परर क्वीन होता है वो एक बड़े से महल के अंदर विंडो से झांक रहे होते हैं। इन्हें भी काफी इस तरीके से पता चल चुका था एक इनविंसिबल फोर्स ऑलरेडी आ चुकी है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर जिसका नाम है गैलेक्सी डिवाइन किंगडम। ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज भी हो चुकी है एंड इसके अंदर काफी सारे गॉड किंग भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी भी जो पावर है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट को टच कर जाती है। इसलिए फाइनली ये बंदा लू फैंग से मिलने के लिए जाना चाहता था क्योंकि अभी ऑलरेडी दो एशियन कंट्रीज तो इस बंदे का कुछ उखाड़ नहीं सकती थी। इसलिए जो एम्परर क्वीन थे वो इस बंदे से मिलना चाहते थे कि आखिरकार ये बंदा है कौन। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर ही जो बंदा होता है काफी ज्यादा तेजी से लू फैंग के डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है। लू फैंग एंड मोरुशा दोनों के दोनों सर्टनली एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। दोनों को एक काफी ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग फोर्स अपनी तरफ आते हुए दिख रहा था। इसकी जो पावर थी वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट को टच करती थी। मोरुशा कहता है मास्टर कोई काफी ज्यादा टेरिफाइंग ओपोनेंट आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये बंदा चाहे तो मुझे कुछ ही सेकंड के अंदर मार सकता है। लू फैंग कहता है ये एक गॉड किंग लेवल के अबव का एग्जिस्टेंस है। अभी तक ये जितनी भी 3 एलियन रेसेस आई थी इनको लू फैंग आराम से संभाल सकता था बिकॉज ये लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा पावर को एग्जर्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये जो सामने वाला बंदा है ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करता है एंड ये क्योंकि गॉड किंग लेवल को ऑलरेडी सरपास कर चुका है, लू फैंग इस बंदे को इतना आसानी से नहीं हैंडल कर सकता था क्योंकि लू फैंग भी अभी तक अल्टीमेट लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा था। लू फैंग इस वक्त काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर ये कौन है, आखिर ये कौन सा दोस्त है जो उससे मिलने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फैंग के गेट के बाहर पहुंच जाता है। वो फोर्सफुली लू फैंग के पवेलियन के अंदर एंटर नहीं करते, लू फैंग के पवेलियन के गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं एंड लू फैंग को आवाज देते हुए कहता है गैलेक्सी किंग मैं एम्परर क्वीन मैं आपसे मिलने आया हूँ। उनकी ये जो आवाज होती है वो लू फैंग के कानों के अंदर एको कर रही थी। लू फैंग के एक थॉट के साथ ही जो लू फैंग का एंट्रेंस का पैलेस डोर होता है वो एकदम से पूरी तरीके से खुल जाता है। इसके खुलते एम्परर क्वीन 2 ही कदमों के अंदर लू फैंग के ठीक बगल के अंदर आ जाता है। थॉट जो लू फैंग था वो 9th फ्लोर के ऊपर था, तो उसके बाद भी ये जो बंदा था ये बस 2 ही कदमों के अंदर लू फैंग के पास पहुंच गया था। फैंग ने इस बंदे के लिए ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी चीजें अरेंज करके रख दी गई थी कि इसके खातिरदारी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंतजाम हो चुका था। एंड जो मोरुशा था वो इस वक्त लू फैंग के साइड में खड़ा था। क्वीन लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है आज फाइनली मैं गैलेक्सी सोवरिजन से मिल पाया। लेकिन फिर वो मोरुशा की तरफ देखता है एंड कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि जो ओल्ड सर्वेंट है ये आखिरकार है कौन। जो एम्परर क्वीन था वो ना लू फैंग के आर पार देख पा रहा था ना मोरुशा के। वो जानना चाहता था कि अचानक से ये 2 इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर कहाँ से आ गए। लू फैंग कहता है ये जो मेरा सर्वेंट है ये एक्चुअल में एक बाउंड्री बीस्ट है, यानी कि लू फैंग सच सच बता देता है कि ये एक अल्टीमेट लेवल का सेक्टर बीस्ट है। इसे सुनने के साथ ही जो एम्परर क्वीन होता है वो स्माइल करता है, कहता है मैं हमेशा से सोचता था कि आखिर ये पावरफुल बीइंग है कौन, ये एक बाउंड्री बीस्ट है। गैलेक्सी सोवरिजन आप सही में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि आप एक बाउंड्री बीस्ट को नर्चर कर पाए। अगर एम्परर क्वीन के लेवल के ऊपर देखा जाए तो उनके लिए एक बाउंड्री बीस्ट कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं था कि एक जो बाउंड्री बीस्ट होता है वो कभी भी अपने फेथ के लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकता, यानी कि वो अल्टीमेट लेवल के कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो हमेशा अल्टीमेट रेलम के ऊपर ही पड़ा रहेगा। लेकिन जो एम्परर क्वीन है वो ऑलरेडी अल्टीमेट रेलम को भी सरपास कर चुका है। इसी के साथ साथ जो लू फैंग होता है वो अपनी ब्लड रिवर की मदद से एम्परर क्वीन को देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो एम्परर क्वीन को नोटिस करता है तो उसके बॉडी के अंदर उसे काफी सारी शार्पनेस नजर आती है। एम्परर किंग की पावर को देखते हुए लू फैंग कहता है नो वंडर ये इकलौता ऐसा गॉड किंग लेवल का वॉरियर है जो कि करंट ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक अलग ही लेवल के ऊपर है। आप उन 2 एशियन किंगडम्स के एंसेस्टर्स की बात करोगे तो वो लोग और ईस्ट पोल डोमेन एंसेस्टर ये लोग इस एरा से बिलोंग नहीं करते। तो बस अगर इस एरा की बात की जाए तो इस बंदे का जो टैलेंट है वो उन लोगों से भी काफी ज्यादा सुपीरियर है। देखा जाए तो जो एम्परर क्वीन है वो अपने जनरेशन के अंदर पूरी तरीके से इनविंसिबल है। एंड अगर उनके बाद कोई सबसे ज्यादा सुपीरियर आता है तो वो है वेंजी किंगडम का सोवरिजन, यानी कि वेंजी किंगडम का किंग। ये भी अल्टीमेट रिलम को
ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ये वही बंदा है जिसके साथ एम्पर क्विंग कुछ टाइम पहले मिल के आए थे। रही बात बाकी लोगों की, जैसे कि एम्पर फू, एम्पर मिंग या फिर क्वीन ऑफ फैंगडू, फायर एंसेस्टर एंड बाकी सारे, तो ये सारे के सारे इनके कंपेनियन आप एक तरीके से होल्ड कर सकते हो। एम्पर क्वीन होता है वो इस वक्त बस लू फैंग को नोटिस कर रहे होता है। इस वक्त उन्होंने मुरुशा को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इस सोर्स वर्ल्ड को छोड़ने के लिए आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए वो है गॉड किंग लेवल को सरपास करना। एक बाउंड्री बीस्ट कभी भी गॉड किंग लेवल को सरपास नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर दिया था एंड बस लू फैंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। एम्पर किंग कहता है, मैं हमेशा से सोचता था कि हमारे एरा के अंदर, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, बस मैं और जो वेंजी किंगडम के लॉर्ड है हम दोनों ही हैं जो कि इस एरा के अंदर खड़े हो सकते हैं। बट किसने सोचा था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट एक और काफी टैलेंटेड पर्सन को बर्थ देगा। वो बंदा भी तब सामने आएगा जब जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वो अपने फाइनल स्टेज के अंदर होगा। आपको देख के मुझे काफी तक खुशी हो रही है। आफ्टर ऑल सच्ची बोलो तो इस बंदे को सही में खुशी हो रही थी, क्योंकि गाइस ये सारे के सारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। जब ये सोर्स वर्ल्ड को छोड़ेंगे तो इन्हें किसी न किसी की साथ की जरूरत होगी। लू फैंग के अंदर इसे काफी ज्यादा सूटेबल कंपेनियन नजर आ रहा है एम्पर क्वीन को। वो आराम से लू फैंग के साथ एक लाइफ एंड डेथ वाला कंपेनियनशिप यानी कि एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सोर्स वर्ल्ड के बाहर किसी भी दूसरे एलियन रेस के पर्सन को एक ट्रस्टवर्दी कंपेनियन मारना ये काफी ज्यादा चुतियाप होगा। प्रोक्विन कहता है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज से मैं आपको ब्रदर गैलेक्सी कह के पुकारूंगा। लू फैंग हा के अंदर नोट कर देता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एम्पर क्वीन है ये खुद के दम के ऊपर इस लेवल के ऊपर आया है। इस लेवल के ऊपर आने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज की नीड होती है, बट उसके बाद भी जो एम्पर क्वीन है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस लेवल के ऊपर पहुंच गए। ये सही में कानून तारीफ है। इस चीज से ये भी पता चलता है कि एम्पर क्वीन का जो टेरिफाइंग टैलेंट है वो कितनी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर है। इसके बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो कहता है, मैं आपसे एक और चीज कहने वाला था। जो एम्पर युआन का मैटर है उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस केस के अंदर उस एम्पर युआन की गलती थी सारी की सारी। बंदा काफी ज्यादा लालची था, वो इतने सारे बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को एक साथ डिवोर कर लिया करता था काफी बार, काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता था। वो हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था। अगर मेरे बस में होता तो मैंने उस बंदे को बहुत पहले ही मार दिया होता, बट रॉयल फैमिलीज के कुछ रूल्स है जिसके वजह से मैं उस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा था। लेकिन फाइनली अभी ये काम आपने कर दिया है तो अभी मुझे सुकून मिल रहा है। ये चीज जानने के बाद लू फैंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो एम्पर क्वीन है वो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करेंगे लू फैंग के लिए। उल्टा वो लू फैंग के साइड से ही बोल रहे थे एंड लू फैंग को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद एम्पर क्वीन कहता है, चलो छोड़ो वो सारी बातों को छोड़ो, मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको अपने साथ इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। हम दोनों मिलकर एक साथ इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर घूम सकते हैं, यानी कि मैं आपको अपना कंपेनियन बनाना चाहता हूँ। चीज सुन के जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। प्रोक्विंग लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी सारे डेंजर्स है। एलियंस के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में तुम और मैं, हम दोनों काफी अच्छे खासे कंपेनियन बन सकते हैं। हम दोनों ओरिजिन कॉन्टिनेंट से भी बिलोंग करते हैं एंड इसी के साथ इवन नेक्स्ट एरा के अंदर भी हम आराम से अपने अवतार को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर छोड़ के आराम से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर घूम सकते हैं। अगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हम सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कंपेनियन बन सकते हैं। इस तरीके से यांगफांग नेशन और थंडर एशियन नेशन के एंसेस्टर्स है। भले ये दो नेशन जो है वो एक दूसरे की काफी बड़ी दुश्मन हो, लेकिन इन लोगों की जो दुश्मनी है वो बस बेस लेवल के ऊपर चलती है। असल मायने में इन दोनों के जो सबसे ज्यादा सुप्रीम बींग्स है, यानी कि इन दो कंट्रीज के जो एंसेस्टर्स है वो आपस में काफी अच्छे खासे दोस्त है, एक तरीके से लाइफ एंड डेथ फ्रेंड्स। देखा जाए तो इन दो एशियन कंट्रीज के बीच में जो भी लड़ाइयाँ चलती है वो एक तरीके का कॉम्पिटिशन है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन बस ये जो कंपटीशन है ये कई बार थोड़ा सा ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। फैंग कहता है, लेकिन जब हम सोर्स वर्ल्ड के बाहर निकलेंगे तो मे भी हम अलग अलग जगहों के ऊपर टेलीपोर्ट हो सकता है, तो शायद इस तरीके से हम नहीं मिल पाएंगे। भी एम्परर किंग कहता है कि मेरे पास कुछ होनियान स्पेस के कोऑर्डिनेट्स है जिसकी मदद से हम किसी भी एक डेस्टिनेशन को लॉक करके उसी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट हो सकता है। इस तरीके से हम एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट होंगे। एम्परर किंग कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट हुआ था तो मैं एक अलग दुनिया के अंदर पहुंचा था। उस दुनिया के अंदर मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम तक रहा, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा बहुत फाउंडेशन है। मेरे साथ तुम्हारा हाथ मिला के तुम्हारा फायदा ही होगा, इससे तुम्हारी जो फ्यूचर की जर्नी होगी वो काफी ज्यादा स्मूथ होगी। इस ऑफर को सुन के जो लू फैंग होता है वो थोड़ा बहुत टेम्पटेड होता है। डेफिनेटली लू फैंग को किसी न किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन एट द एंड जो लू फैंग है वो अभी तक एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म नहीं बना, तो वो क्वालिफाई भी नहीं है इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने के लिए। प्रोक्विंग कहता है, ये जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है ये हम दोनों के लिए काफी ज्यादा छोटा है। इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी सारी स्ट्रॉन्ग बींग्स है, काउंटलेस सोर्स वर्ल्ड है, वही हमारे लिए असली जगह है, वहीं पे हमारी पावर्स और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि जो लू फैंग था वो एक अल्टीमेट लेवल का लाइफ फॉर्म नहीं था एंड वो इस चीज को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता था, तो वो एक बहाना बना देता है एंड कहता है कि वो इस वक्त एक सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। जब तक उसकी इस सीक्रेट टेक्निक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती वो तब तक ओरिजिन कॉन्टिनेंट को नहीं छोड़ सकता। ये चीज सुनने के बाद एम्परर किंग लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, सीक्रेट टेक्निक, आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा इसे पूरी तरीके से कल्टीवेट करने के लिए? क्योंकि इनके लेवल के ऊपर किसी भी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट
क्रिएट करने के लिए 100,000 या फिर 10 मिलियन एपॉक्स भी नॉर्मल है। लू फेंग कहता है कि उसे कुछ 1000 एपॉक्स लगेंगे। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो लू फेंग है वो सेकंड लेवल के ऊपर गॉड किंग के बस कुछ 100 एपॉक्स के अंदर पहुंच गया है। इवन अगर देखा जाए तो लू फेंग को इवन 1000 एपॉक्स भी नहीं लगेंगे। ये टाइम भी लू फेंग ने बहुत ज्यादा मांग लिया है। लेकिन जब एम्परर क्विंग ये चीज सुनता है तो वो कहता है, क्या सिर्फ 1000 एपॉक्स? ब्रदर गैलेक्सी, आपको इतना ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना टाइम ले सकते हो अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए। एक बार जब आपकी सीक्रेट टेक्निक पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए उसके बाद हम आराम से बाहर घूमने जा सकते हैं। गाइस 1000 एपॉक्स सही में कुछ भी नहीं था इस लेवल के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली लोगों को 100 ऑफ मिलियंस ऑफ एरा लग जाता है किसी भी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करने के लिए। लू फेंग बस 1000 एपॉक्स मांग रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम था। फिलहाल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन एम्परर क्वीन ने लू फेंग को दी थी, लू फेंग के हिसाब से जो एम्परर क्वीन थे वो एक काफ़ी ज़्यादा सूटेबल कंपेनियन साबित हो रहे थे उसके लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि ये दोनों के दोनों ओरिजिन कॉन्टिनेंट से ही थे। तो इस तरीके से फ्यूचर के अंदर वो जितने भी डिसाइपल्स एंड जितने भी उनकी फैमिलीज वगैरह होगी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आएगी, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको याद होगा कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर टीचर ओरिजिन के साथ लू फेंग ने दूसरे यूनिवर्स के अंदर पावर रखा था। इसी तरीके से मे बी वो इस यूनिवर्स को एम्परर क्वीन के साथ छोड़ सके। उनके लू फेंग को धोखा देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। ये बात जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्यों ना हम एक टेस्ट बैटल कर ले। मैं तुम्हारे साथ एक बार फाइट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो फाइट है ये पूरा का पूरा ओरिजिन कॉन्टिनेंट देखे, ताकि पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी हमें अपोज ना करे। यानी कि कुल मिला के जो एम्परर क्वीन थे वो लू फेंग की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे जिसे देख के पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी लू फेंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। जो एम्परर क्वीन थे वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप के ऊपर खड़े रहते थे। अगर वो लू फेंग के साथ हेड टू हेड कॉम्बैट करते तो डेफिनेटली इस चीज से लू फेंग की भी स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी। लू फेंग फिलहाल के लिए हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, क्योंकि लू फेंग भी अपनी पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। इवन थॉट अगर देखा जाए तो बिना ट्रेजर्स की लू फेंग की इतनी औकात नहीं है कि वो एम्परर क्वीन के साथ कम्पीट कर सके, क्योंकि वो इस वक्त बस सेकंड लेवल के ऊपर है और जो एम्परर क्वीन है वो इवन गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि लू फेंग के पास कुछ एडवांटेज जैसे कि वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को कल्टीवेट करता है, जिसके अनुसार लू फेंग की वाइटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उसे कोई भी नहीं मार सकता। दो एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर भी आ गए तो वो लू फेंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तो नहीं मार सकते। जैसे कि आपको पता होगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस आप एक सर्टेन लेवल तक ही पावर्स को एक्सर्ट कर सकते हो। आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट से ज़्यादा पावर्स को एग्जर्ट नहीं कर सकते। एंड मोरूशा के साथ जब लू फेंग ने लास्ट टाइम बैटल किया था तो उस टाइम उसकी जो पावर्स थी वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट्स को टच कर गई थी। इवन अगर एम्परर क्वीन की पावर उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हुई फिर भी लू फेंग को उन्हें संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एम्परर क्वीन कहता है तो चलो फिर चलते हैं, हम ये जो बैटल है ये यूनिवर्स सी के बियॉन्ड के अंदर करेंगे, यानी कि किसी स्पेस गैप के अंदर करेंगे जिसके थ्रू किसी भी इनोसेंट पर्सन को कोई भी हार्म ना पहुंचे। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, जिसके बाद कुछ ही टाइम के बाद ये लोग अपने अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है एंड एक अलग दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। ये दुनिया अलग नहीं होती है, बस स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। इन लोगों ने खुद का अपना एक आर्टिफिशियल स्पेस क्रिएट कर लिया होता है एक स्पेस गैप के अंदर। इसी के साथ एम्परर क्वीन एंड लू फेंग ये दोनों के दोनों एक ही दूसरे के आमने सामने थे। इस वक्त तरफ जो एम्परर क्वीन थे वो भी काफी ज्यादा चाहते थे कि लू फेंग जितना ज्यादा पावरफुल हो सके उतना ज्यादा पावरफुल निकले, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं का फायदा था। जितना ज्यादा पावरफुल लू फेंग रहेगा उतना ही ज्यादा फायदा उनको फ्यूचर के अंदर मिलेगा। रही बात लू फेंग की तो वो तो इस वक्त सेकंड लेवल के ऊपर ही था, तो वो बस इस बंदे से लड़ना चाहता था एंड इस वक्त लू फेंग काफी ज्यादा जोश में था, इसलिए वो एम्परर क्वीन से कहता है एम्परर क्वीन थोड़ा सा संभल के रहना। इसी के साथ वो पूरी तरीके से ब्लड रिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड लू फेंग की ये जो ब्लड रिवर थी पूरी तरीके से एंडलेस थी, एक तरीके से इन्फिनिटी को डिस्क्राइब करती थी, क्योंकि इसका कोई भी एंड नहीं देखा जा सकता था। वास्ट ब्लड रिवर ने अपना खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था एंड इस ब्लड रिवर के वर्ल्ड के अंदर से किसी भी ऑर्डिनरी सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर का निकलना असंभव था। तो उसके पास कोई सफिशिएंट स्टैंड या फिर कोई सफिशिएंट मूव ना हो। एम्परर क्वीन अपने आसपास काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस कर सकते थे। इसी के साथ वो अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं एंड जैसे ही वो ब्रेक बोलता है उनके बॉडी के अंदर से कुछ स्पॉट लाइट निकलती है जो आराम से इस वर्ल्ड को पेनिट्रेट कर देती है। लू फेंग का जो ब्लड रिवर वर्ल्ड था इसके अंदर काफी सारी दरारें पड़ जाती है। इनफैक्ट जो लू फेंग का एंडलेस ब्लड रिवर वर्ल्ड था ये काफी ज्यादा वास्ट एंड काफी ज्यादा हैवी था, लेकिन उसके बाद भी जो एम्परर क्वीन थे उसने इन ब्लड रिवर को फाड़ दिया था। इस ब्लड रिवर को फाड़ के भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये वापिस से पहले की तरह ठीक हो गई थी एक तरीके से। एंड ये चीज़ देख के एम्परर क्वीन भी थोड़े से सरप्राइज थे कि उनके इस अटैक के बाद भी लू फेंग के पावर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यानी कि लू फेंग की जो ब्लड रिवर थी ये अभी भी उतनी स्टेबल थी जितनी स्टेबल ये पहले थी। एंड जब ये लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे
इस वक्त पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग इन लोगों को देख सकते थे। मतलब नॉर्मल गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स इनको नहीं देख सकते थे, लेकिन जो अल्टीमेट लेवल के ऊपर है या फिर जो सेकंड लेवल के पीक के ऊपर है, आराम से अपनी डिवाइन के पावर्स की मदद से इन लोगों को डायरेक्टली देख सकते थे। एंड जो सेकंड लेवल के ऊपर या फिर जो नॉर्मल गॉड किंग्स है, वो सारे के सारे यांग एशियन नेशन के इंटेलिजेंस बाकी के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, इनके थ्रू इन लोगों को लाइव वॉर देखने के लिए मिल रहा था। कुछ पिक्चर्स भी देखने के लिए मिल रही थी इनकी वॉर की। बाकी के ऑर्डिनरी क्रिएटर्स को तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमान के अंदर पता नहीं क्या चल रहा हो, लग रहा था दुनिया के दो अजूबे एक दूसरे से टकरा रहे हो। कुछ ही टाइम के अंदर सभी लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता चल चुकी थी कि ये जो फाइट है ये एम्पर क्वीन के बीच में एंड उस ब्लैक रॉब वाले पर्सन के बीच में हो रही है। स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं जो एम्पर क्वीन है वो एम्पर युआन का बदला लेने के लिए तो नहीं गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से यांग एशियन नेशन या फिर थंडर एशियन नेशन दोनों में से किसी ने भी कोई भी कदम नहीं उठाया था। फाइनली अभी एम्पर क्वीन ब्लैक रॉब वाले पर्सन के साथ फाइट कर रहा है। तो क्या ये एम्पर युआन का बदला लेने के लिए गया है या फिर इन सब चीजों के पीछे कुछ और ही मकसद है? ये सब चीजें जानने के लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और यांग एशियन नेशन के अंदर कुछ एम्परर्स जो थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि एम्पर क्वीन वहाँ पे क्या कर रहा है। कि एम्पर क्वीन ने खुद कहा था कि वो लू फैंग को नहीं हरा सकते, तो आखिर वो वहाँ पे करने क्या गया? एम्पर फू भी इस वक्त ये सारी चीजें देख रहा था। इस वक्त जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो भी लू फैंग को ऑब्जर्व कर रहे थे दूर से, बट वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि लू फैंग को डायरेक्टली देख सके। यांग एशियन नेशन के इंटेलिजेंस की मदद से वो लू फैंग को देख पा रहे थे एंड वो काफी अच्छे तरीके से जानते थे कि जो गोल्डन मास्क वाला पर्सन है ये और कोई नहीं, उन्हीं का डिसाइपल लू फैंग है। ये चीज देख के उनको काफी ज्यादा गर्व फील हो रहा था कि एक ऑर्डिनरी सा पर्सन जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स से ट्रेन होके आया था, वो इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आके कुछ 100 एपॉक्स के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। अभी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर खड़ा हो रहा है एंड एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ फाइट कर रहा है। डॉट वो थोड़े बहुत नर्वस थे, लेकिन उन्हें अपने डिसाइपल के ऊपर पूरे तरीके से पूरा भरोसा था। जानते थे कि उनके जो डिसाइपल का टैलेंट है वो इवन एम्पर क्वीन एंड वेंजी किंगडम के लॉर्ड को भी सरपास कर चुका है। गाइस सही मायने में देखा जाए तो सही में सरपास कर चुका है, क्योंकि देखा जाए तो एम्पर क्वीन एंड ये लोग फिर भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर ही बर्थ हुआ है एंड इन्हें एक सफिशिएंट टाइम मिला है ग्रो करने के लिए। लू फैंग ओरिजिनल यूनिवर्स से आया है एंड काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर ही वो यहाँ पे भी काफी ज्यादा ग्रो कर गया। उस हिसाब से जो लू फैंग का पोटेंशियल है वो इन सभी लोगों से काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वही जो लू फैंग था वो इस वक्त पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देख सकता था कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी फोर्सेज है वो उसके ऊपर नजर लगाए बैठी हुई है एंड वो समझ चुका था कि एम्पर क्वीन क्या करना चाहते हैं ये सब चीजें करके। कुल मिला के वो लू फैंग की एक अनफेथेमेबल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, इससे कोई भी भिड़ने के बारे में भी ना सोचे। के बाद जो लू फैंग होता है वो एम्पर क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, एम्पर क्वीन आपकी जो स्वॉर्ड्स है वो इंडीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने मेरे ब्लड रिवर को इजीली फाड़ दिया। जो एम्पर क्वीन होता है वो भी हंसते हुए कहता है, इनफैक्ट मैंने तुम्हारे ब्लड रिवर वर्ल्ड को काट दिया, बट उसके बाद भी तुम्हारी जो पावर्स है उसके अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आया। 19 स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत संभल के रहना होगा। इस बार जो मैं अटैक इस्तेमाल करने वाला हूँ इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का नाम है 3000 किलिंग फॉर्मेशन स्वॉर्ड। इसी के साथ वो कुछ मिस्टीरियस से सिंबल्स बनाने लग जाते हैं एंड काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और इसकी जो पावर्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट को टच कर चुकी थी। इसी के साथ जब वो अपने मुंह को पूरी तरीके से क्रिएट कर देता है, वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो अभी मेरे इस मुंह को चखने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वो ये कहता है, एंडलेस स्वॉर्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी हवा के अंदर, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर थी एंड इन्होंने आपस में मिलके एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन बना के रखा था। इवन इन्होंने लू फैंग की पूरे के पूरे ब्लड रिवर को एक तरीके से इग्नोर सा कर दिया था। ये जो एंडलेस ब्लड रिवर था ये एक्सट्रीमली हैवी था। उसके बाद भी ये जो ब्लैक एंड व्हाइट स्वॉर्ड लाइट्स थी, इन्हें इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस ब्लड रिवर को देखते हुए जो एम्पर क्वीन होता है वो मन ही मन सोचता है, ये जो ब्लड रिवर है ये सही में जितनी ज्यादा ऑर्डिनरी दिखती है उतनी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं है। इसके अंदर सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग मार्टिलिटी है। एक बार इसे काफी ज्यादा कंटेमिनेट कर दिया जाए, यानी कि कंडेंस कर दिया जाए, तो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होगी कि ये आराम से मेरी स्वॉर्ड लाइट को करोड कर सकती है एंड इवन डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड गाइस ये बात सच भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि लू फैंग ने अपनी जो ब्लड रिवर है इसे काफी ज्यादा फैला के रखा था। अगर लू फैंग इसे छोटा कर देता है तो ऑटोमेटिकली इसके जो इफेक्ट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। गाइस यही पे ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ये जो नोवेल है गाइस ये डे बाय डे सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई है अभी मुझे। जैसे मैं इसके चैप्टर्स खत्म करता हूँ मुझे और ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने का मन करता है, ठीक आप ही की तरह। जिस तरीके से आप 3 दिन तक मेरे वीडियो का इंतजार करते हो, इसी तरीके से मैं भी 3 दिन तक वेट करता हूँ, ताकि एटलीस्ट मुझे जब पढ़ने के लिए मिले तो एटलीस्ट 3 चैप्टर तो पढ़ने के लिए मिले। कि एक चैप्टर पढ़ने में 10, 12, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता एंड एक्सप्लेन करने में भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचता एक्सप्लेनेशन। इतना
ज़्यादा ज़रूरी है मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर चैप्टर कुछ 10-12-15 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है। यही जो लेंथ है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर इससे ज़्यादा मैं चैप्टर्स को लंबा खींचता हूँ तो आई डोंट नो मैं भी आपको क्या ही समझाऊंगा। इससे ज़्यादा आप लोग खुद बोर हो जाओगे अगर मैं ज़्यादा खींचूंगा तो। एक और अपडेट देना चाहता था कि जो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का वीडियो था गाइज वो मैंने बना लिया था, वो रिकॉर्ड हो भी गया था लगभग 1 घंटे के करीब। मैं उसे आज सुबह ही अपलोड करने वाला था, लेकिन गाइज मैंने देखा कि आज वो मेरे ऑडेसिटी से पता नहीं कहीं पे तो भी गायब हो गया। मैंने उसे रिकवर करने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, बट काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो रिकवर नहीं हुआ। अगर आप में से किसी को पता होगा कि ऑडेसिटी से किस तरीके से फाइल्स को रिकवर किया जा सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉन्टैक्ट करना। कि उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मिनिमम 3-4 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था। इवन इस वीडियो को भी रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड गाइज देखा जाए तो 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा तो नहीं होते दिन के अंदर। 3-4 घंटे तक एक ही जगह पर बैठ के रिकॉर्ड करना ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं आज देखूंगा कि अगर कोई तरीका मिल जाता है उस फाइल्स को रिकवर करने का तो ठीक है, वरना कल से मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और वेट कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर मैं प्रीमियम वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा दूँ, ताकि मैं थोड़ी सी मेहनत करके एक ही दिन में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा घिस घास के 1-2 वीडियोस ऑलरेडी रेडी करके रखूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, रेगुलरली आपको भी वीडियो मिलते रहे, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पहले जब प्रीमियम वाला कंसेप्ट चलता था तो चाहे कुछ भी हो लेकिन वीडियोस हमेशा रेगुलरली आती रहती थी टाइम टू टाइम। उस टाइम हमेशा मेरे पास बैकअप के अंदर वीडियोस रहती थी, इसलिए जो भी लोग यूट्यूब के थ्रू नॉर्मली मेरी वीडियोस देखा करते थे उन्हें कभी भी डिले या फिर इन सब चीज़ों का कोई सामना करना नहीं पड़ता था। भले ही एक टाइम में प्रीमियम वालों को करना पड़ जाए, जो बाकी की ऑडियंस होती थी उन्हें हमेशा टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाता था। प्रीमियम की वजह से मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना हुआ था, बट अभी डे बाय डे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं वापस से इसके अंदर प्रीमियम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जिन भी लोगों को लेना होगा वो लोग ले सकता है, जिन्हें नहीं लेना कोई बात नहीं। कम से कम आप इस चीज़ की खुशी मना सकते हो कि आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए मिलेंगे बिना किसी डिले के। एंड वैसे भी गाइस जो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल है उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स है, तो आपको डेली के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे और मैं प्रीमियम वाले कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो इस तरीके से आपका भी फ़ायदा रहेगा, मेरा भी फ़ायदा रहेगा, और आपको भी डेली वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। वरना जैसे भी नॉर्मली चल रहा है वैसे भी चल सकता है, बस इस प्रोसेस के अंदर मुझे और आपको अपना मनोबल बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गुड नाइट करता हूँ कि आप सभी लोगों को एक अच्छी नींद आए। शुभ रात्रि।